पीवी नरसिम्हन राव सरकार में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि भारत के पास लगभग 15 दिन का ही खनिज या रिजर्व्स बचे हैं, इसके बाद नहीं पता क्या होने वाला है। और उस वक्त एक नीली पगड़ी पहने पहला बंदा आता है जिसे आप जानते हैं, मनमोहन सिंह जी से, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 2004 से लेके आपके 2014 के बीच में, और जिन्हें अपने पूरे जीवन काल में आपका आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमी से लेके इंडियन इकोनॉमी से लेके एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तक की कहानी या टैग दिया जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिस्टर। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो मनमोहन सिंह जी थे, उनका बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में तो सबने रोल देखा, उनका इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने का या फिर उसको ग्रो करने का वो कंट्रीब्यूशन ही डिफरेंट लेवल था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस पे या फॉरेन पॉलिसी पे भी उस वक्त काफी चीजें हैं जो कि बैलेंस करी थी। और आज उस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो मनमोहन सिंह जी थे, किस तरीके से उन्होंने यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, हमारे रीजनल एरियाज में किस तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन किया था। सो स्टार्टिंग विद उस वक्त यूएसए के साथ, जॉर्ज बुश के साथ, आप इनकी फोटो दे सकते हैं। उस टाइम पे आपका, जब हमने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद यूएसए ने हम पर सैंक्शंस लगा दिए थे। हालांकि वो दूसरी स्टोरी है, अलग अलग लीडर्स की कहानी है, बट यूएसए ने उसके बाद हम पर बार बार सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे। और सैंक्शंस लगाने की वजह से हमारे पास कोई वेपन नहीं था, कोई भी हमारे साथ डील करने के लिए तैयार नहीं था न्यूक्लियर और न्यूक्लियर रिलेटेड चीजों पे। साथ ही और ये भी एक रीजन था क्योंकि इंडिया ने एनपीटी नहीं साइन की थी, दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब एनपीटी क्या है? तो एनपीटी वो था कि भारत ने, देखिए क्या होता था कि यूनाइटेड नेशन जो है, या जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ऐसी जो डेवलप्ड अर्थव्यवस्था वाले देश हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन सब ने उस वक्त तक न्यूक्लियर जो है आपका वेपन क्रिएट कर चुके थे या न्यूक्लियर वेपन जनरेट कर चुके थे। लेकिन आपकी इन कंट्रीज में अचानक से आती है कि नहीं भाई, हम क्या करेंगे, अब कोई न्यूक्लियर वेपन जनरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे तो ह्यूमन लॉस हो रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। तो अब हमने तो कर लिया, लेकिन आगे कोई नहीं करेगा, और आपको अग्री करने के लिए एनपीटी साइन करनी पड़ेगी कि हाँ, हम लोग अगर डेवलप भी करेंगे तो वो खतरनाक पर्पज से उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना डेवलप अब यहाँ से कोई भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। और ये वही कंट्रीज कर रही थी जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स काफी ज्यादा जनरेट कर चुकी थी, या बैक ऑफ द माइंड दुनिया की नजरों से हटके न्यूक्लियर वेपन्स आपका जनरेट कर रही थी। उसमें चाइना, रशिया, यूएसए जैसी बहुत बड़ी कंट्रीज थी। लेकिन अब इंडिया ने बोला ये कैसा दोगलापन है, हम तो एनपीटी मतलब साइन, हमसे एनपीटी साइन करा लो, खुद आप न्यूक्लियर वेपन जनरेट कर बच चुके हो। हमारी नेबरिंग कंट्री जो हमारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुश्मन उस वक्त पे थी, हम वॉर जोन में हैं पाकिस्तान के साथ, आप उनको तो वेपन सप्लाई कर रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट अस? हाउ? हम इस एनपीटी को साइन नहीं करने वाले हैं, जिसके चलते इंडिया ने एनपीटी को साइन करने से मना कर दिया। और लेकिन हमने ये जरूर कहा कि हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी ये कहती है, नो फर्स्ट यूज। हम तब तक यूज अपने वेपन्स नहीं करेंगे जब तक कि सामने वाला हमें प्रोवोक नहीं करेगा या हम पर इस्तेमाल नहीं करेगा। यही सारी कहानी शुरू हुई। तो एनपीटी हमने साइन करने से मना कर दिया, स्माइलिंग बुद्धा देख के वो तिल मिला गया और उसने हम पर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन आपका 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील आपकी साइन करते हैं मनमोहन सिंह जी, जो आपके आपके जॉर्ज बुश के साथ में रहती है। और बाद में यस, अगर आप बात करूंगी आपका इनका जॉर्ज बुश के साथ में, और साथ ही साथ इनका ओबामा के साथ भी बहुत बढ़िया रिलेशन था। ओबामा ने स्पेसिफिकली अपने रिटायरमेंट के बाद अपने एक स्पीच में इनका वर्णन करते हुए कहा था कि ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी आई थी बात, हम उसके बारे में बात करेंगे, बट यस, इनको पर्सनली लेके भी बहुत सराहा गया था, पर्सनली भी लोग इन्हें पसंद करते थे। हालांकि इनका जो मौन रखना था
कम बोलना था, वही इनके लिए प्लस पॉइंट भी था पार्लियामेंट में। उन पे बहुत टिप्पणियाँ भी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें क्या था, सरल आदमी समझा जाता था, सॉर्टेड आदमी समझा जाता था, और यही इनका नेगेटिव पॉइंट भी था। क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा गूंगा, जैसे बोलते हैं ना, गूंगी बुढ़िया इंदिरा गांधी जी के लिए कहा जाता था, इसलिए इस तरीके से शब्द इस्तेमाल पार्लियामेंट में इनके लिए किए जाते थे। लेकिन यस, एट द एंड ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है। इसी अग्रीमेंट को हम कहते हैं 123 अग्रीमेंट, दैट इज 123 अग्रीमेंट। और 123 अग्रीमेंट पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एक बार पेपर प्रीलिम से पूछा था एबीसी अग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि 123 अग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है। तो 123 अग्रीमेंट जो हमने इनसे सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी, और ये बोला था कि ठीक है प्लीज, आप प्लीज नहीं किया था, हालांकि हमने बोला था कि आप हमें ये हम सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर रहे हैं, आप हमें ये परमिशन दीजिए, हम पे सैक्शंस हटाइए, और हमारे साथ न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर जो भी वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट या मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, आप हमसे वो शेयर करिए, लोगों को, कंट्रीज को अलाउ करिए जिनको आपने हम पर सैंक्शन, जो आपके सपोर्ट में है हमारे अगेंस्ट सैंक्शन को लेके। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग फेज रहा था इंडिया और यूएसए की आपके रिलेशनशिप में, जो कि आपके मनमोहन सिंह जी का आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे था। अब बात करते हैं कि हालांकि रशिया, चाइना और मिडिल ईस्ट, ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में उन्होंने अपने 10 साल के एवरेज टेन्योर में काम किया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी इनको बहुत ज़्यादा प्लस भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि परवेज मुशर्रफ जब थे, उन्होंने भी 2009 के आसपास मनमोहन सिंह जी के बारे में एक कमेंट किया था, दैट ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि जब फेवर में है आपके, तो आप तो नाइस गाय कहेंगे ही कहेंगे। बट यस, उस पर्टिकुलर कंट्री की तरफ से भी, उन लीडर की तरफ से भी ये था कि मनमोहन सिंह इज अ वेरी नाइस है ना, जेन्युइन गाय। बट अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ साथ, तो कश्मीर इशू माना जाता है कि कश्मीर इशू भी ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला था जब मनमोहन सिंह जी वहां प्रेजेंट थे, खाली टॉक्स के थ्रू। बट एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी इज दैट कि 370 के एब्रोगेशन की बात ही चेंज हुई। बट ये कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान के साथ हमने ट्रेड पे बहुत ज्यादा जोर दिया था, ट्रेड हमारा काफी ज्यादा बड़ा था, काफी पीस टॉक्स हुए थे, और हमने 4 पॉइंट ट्रीटी साइन करी थी। और उस 4 पॉइंट ट्रीटी का मेन पर्पस ये था कि हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट से हटकर हम बाकी चीजों पे फोकस करते हैं, जिसमें हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, रिलेशनशिप मेंटेनेंस की बात करेंगे, हम आवाजाही की, हम डायस्पोरा की बात करेंगे, लेकिन हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट को एक अलग मुद्दा रखेंगे, और हम जो है आपका क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट को एक अलग मुद्दा रखेंगे, जिसके चलते यहाँ पे 2005 के आसपास इन्होंने एक लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन किया था। और लाहौर डिक्लेरेशन में भी हमने सारी चीज़ें कही थी कि हाँ भाई, हम कश्मीर के मैटर पे भी बात करेंगे, लेकिन हम इक्वली ट्रेड पे भी बहुत फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे ट्रेड का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने के लिए मिलता है। बट हुआ, लेकिन ये अपने पूरे टेन्योर में कभी पाकिस्तान विजिट नहीं किए गए, उनको देखा नहीं गया कि पाकिस्तान विजिट किए। बट यस, हमेशा उन्होंने रिलेशनशिप बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। बट सिचुएशन खराब होती गई ऑब्वियसली, जब 2001 का अटैक हुआ, वो तो चलो ठीक है कि वहाँ तो इनका कोई इस एज सच रोल नहीं था, बट जब आपका एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ही थे, बट जब सिचुएशन इनके टाइम पे थी 2008 के आसपास, जब आपका अटैक होता है, मुंबई अटैक होता है, वहाँ से इनका भी हो गया कि भाई नहीं, अब यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह पे फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर इस चीज ने आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी नुकसान पहुंचाया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी हावी पड़ गई कि आप उस देश के साथ ट्रेड और रिलेशनशिप क्यों मेंटेन करना चाहते हैं, जबकि वो हम पे इस तरीके के एक्शंस ले रहा है पॉलिटिकल प्रेशर्स के चलते। जो पीस टॉक की बात थी, वो कहीं ना कहीं, पीस बिल्डिंग और जो ट्रेड करने की बात थी, वो कहीं ना कहीं धुंधली आपकी पड़ती गई। लेकिन यस, उस टाइम पे भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब अपने हाई पॉइंट पे या अच्छे पॉइंट पे माना जाता है।
सेकेंड अगर आप बात करें चाइना की, चाइना का कुछ बहुत बड़ा उस टाइम कंट्रीब्यूशन हालांकि इनका नहीं था उस पर्टिकुलर थिंग पे। हमने बस ये मेक श्योर किया कि चाइना से जैसे रिलेशनशिप चल रहे हैं वो चलते रहें, ना उनमें कुछ कमियां आए, ना ही उनमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान, मतलब क्या बोलते हैं, आपका फायदा हो, ना ही तो बहुत ज्यादा आपका नुकसान हो। हमने उनके साथ थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखने की कोशिश की, क्यों, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जिसके, हालांकि ये मेरी तरफ से कमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, बट बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट भी यही कहते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स भी ये बात करते हैं कि चाइना अब हमारे लिए एक ऐसा देश हो गया ना, गले की हड्डी बन गया है। ना तो हम निगल सकते हैं, ना ही हम उगल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेड से लेके, हमारी टेक्नोलॉजी से लेके, हमारे डेवलपमेंट से लेके, हमारी नेगेटिव पॉइंट वॉर से लेके, हर वक्त का जो लैंड डिस्प्यूट है, हर पर्टिकुलर प्रक्रिया के हिसाब से, हर पर्टिकुलर चीज के हिसाब से चाइना हमारा पार्ट जो है वो बन चुका है। सो यस, लेकिन उस टाइम पे भी हमने बस यही कोशिश की कि चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा ना बढ़े, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहें सॉर्टेड तरीके से। हालांकि करंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो कहीं ना कहीं वही फेस चल रहा है कि हाँ, हमने एक बोल दिया कि वॉर आप लोग अपना अपना, करंटली आपकी चाइना गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट को मानसरोवर को लेके भी ट्रेड हुआ कि भाई मानसरोवर यात्रा शुरू करी जाएगी, चाइना के थ्रू आप आ सकते हैं, एयर फ्लाइट्स वगैरह करेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे हम क्रिएट नहीं करेंगे। दूसरा हमने ये साइन किया कि जो भी बॉर्डर पे डिस्प्यूटेड आपके जो कुछ फौजी आगे आए, हमारे आए, सब अपने अपने चेक पॉइंट्स पे चले जाएं। ये चीज़ हुई है, लेकिन आप चाइना से शांति एक्सपेक्ट बहुत लंबे वक्त तक नहीं कर सकते। सो आप वही फेज में कहीं ना कहीं हो कि हाँ चलो सब चल रहा है, हमने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर दी, बाकी धीरे धीरे सब सॉर्टेड है, आगे आएगा तो देखा जाएगा, वही फेज था। लेकिन यस, चाइना के साथ हमने कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश जो है वो आपकी की थी। अब रीजनल एस्पिरेशन की बात करूं तो रीजनल एस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, दैट इज आसियान, दैट इज साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन। आसियान कंट्रीज में, जिसमें आपका इंडिया बहुत टाइम से मेंबर बनना चाह रहा है बट नहीं बन पा रहा है, डायलॉग पार्टनर या ऑब्जर्वर ही बन के रह गया है। आसियान में भी आप देखेंगे कि ये जो कंट्रीज आपके इंडिया की, म्यांमार हैं, जो थाईलैंड हो गई, लाओस, कंबोडिया है, इधर इंडोनेशिया, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक एसोसिएशन है आसियान। लेकिन उस वक्त 2010 के आसपास हमने आसियान में अपना एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट किया। उस जो एरा रहा था आपका मनमोहन सिंह जी का, उन्होंने रीजनल कॉपरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, जिसका एक और पार्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, दैट इज सार्क पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन पे हमने बात की गई थी, जिसमें हमने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, आसपास की कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कनेक्टिविटी, ट्रेड बढ़ाने के लिए फोकस किया था। और हम इसलिए करते थे, क्यों? क्योंकि हमें टाइम टू टाइम हमारे एक्शंस को यूनाइटेड नेशन में क्रिटिसाइज किया जाता था, और यूनाइटेड नेशन में हमें सपोर्ट में चाहिए थे कंट्रीज के वोट, और हम उस टाइम पे रीजनल पॉलिटिक्स के चलते जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके थ्रू हम उस पर्टिकुलर वोट को, सपोर्ट को लेना चाहते थे कि इंटरनेशनली जो क्रिटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं कम करना पड़े। और क्यों कम करना पड़े, एक और बात बता दूं, सार्क और आसियान रीजनल कॉरपोरेशन भी इतना ज्यादा क्यों फोकस किया, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, जो आपकी यूनाइटेड नेशन की मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसमें हम यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनना चाह रहे थे। और वो प्रक्रिया भी, या वो पुश भी कहीं ना कहीं एक मनमोहन सिंह जी के टाइम पे यूनाइटेड नेशन पे बहुत पीक पे था, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट भी किया था। और वहाँ ये बात की गई थी कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना है, P5 में आना है। चाइना, यूएसए की तरह हमें भी वहाँ पे अपना, रशिया की तरह अपना दबदबा बनाना है। आप लोग अपनी मोनोपोली बहुत ज्यादा क्रिएट अप कर चुके हैं, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी रूल्स को चेंज करने की जरूरत है। और इस चीज में कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कौन करेगा? कंट्रीज। और इसलिए हम अपनी रीजनल कंट्रीज पे भी बहुत ज्यादा, या आसपास की कंट्रीज पे फोकस करते हैं, तब भी करते थे, आज भी करते थे। लेकिन फर्क इतना था, उस टाइप की पॉलिसीज लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी हुआ करती थी। आज की पॉलिसीज है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट वेस्ट पॉलिसी, एक्ट एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। और यस,
चलिए लुक वेस्ट पॉलिसी के बारे में बाद में हम बात करते हैं। तो ये रीजनल पॉलिटिक्स की हमने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बात की, और रीजनल पॉलिटिक्स हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि एक कहावत जैसे कौटिल्य थ्योरी में भी कहा जाता है, राजमंडला में भी कहा जाता है कि आपका नेबर हमेशा आपका फ्रेंड नहीं होता, है ना? नेबर हम आप और एक एक्चुअली यहाँ पे अटल बिहारी जी की लाइन ज़्यादा अच्छी है कि आप अपना नेबर नहीं बदल सकते। आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, बट आप अपना नेबर या पड़ोसी नहीं बदल सकते। इसीलिए हमें पता है कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो हमारे पास ऑप्शन ही यही है कि हम उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करें, या फिर हम अपनी राजमंडला थ्योरी अप्लाई करते हैं, जो कौटिल्य की थ्योरी थी कि नेबर का जो नेबर है वो हमारा दोस्त रहेगा, ताकि कल को अगर हमारा नेबर कंट्री हम पे खतरा बनती है, तो उसकी जो नेबर कंट्रीज है वो हमारी फ्रेंड रहेंगी। यही चीज़ हम करते हैं पाकिस्तान के साथ भी, कि पाकिस्तान तो हमारे साथ चली दिक्कत है, तो हमने अफगानिस्तान से फ्रेंडशिप कर ली, डिस्पाइट कि हमें क्रिटिसाइज किया गया कि तालिबानी गवर्नमेंट है और आप वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में से एक हैं जो इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने भी बहुत टाइम बाद एक्सेप्ट किया, बट यस, तो हमने पाकिस्तान से को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान से दोस्ती की, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान से दोस्ती की, चाइना को काउंटर करने के लिए हमने रशिया से अपनी इतनी फ्रेंडशिप बनाई। इसलिए चाइना रशिया से रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करता है, और बीच में इंडिया के और रशिया के रिलेशनशिप खराब हुए थे, क्योंकि चाइना जो है कहीं ना कहीं डीपली रशिया पे इफेक्ट कर चुका था इस पूरे पर्टिकुलर वॉर जोन पे। और इंडिया कभी भी वॉर को प्रमोट नहीं करता, वो हमेशा पीस की बात करता है, न्यूट्रल की बात करता है। तो हुए थे, लेकिन अब बैक टू रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप ट्रैक पे आ रहे हैं, बट ऑलरेडी चाइना अच्छा खासा रशिया में अपना पोजीशन बना चुका है। बट यस, दिस थ्योरी या रीजनल रिलेशनशिप हम इसलिए मनाते हैं, और कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह का भी एक बहुत बड़ा रीजनल पॉलिटिक्स को ग्रो करने में रोल था। और जो आपके पीवी नरसिम्हन राव थे, जिस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ही आपकी लुक वेस्ट पॉलिसी, लुक एक्ट पॉलिसी की नींव रखी थी। तो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी विटनेस किया था। ही वॉज ऑल्सो द वन ऑफ द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड, या वन ऑफ द विटनेस पार्टनर या विटनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, जो उस टाइम पे नरसिम्हन राव जी द्वारा इनिशिएट की गई थी। यस, द रोल ऑफ मनमोहन सिंह जी इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स। मैंने अपने यूनाइटेड नेशंस की बात की कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सॉरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी परमानेंट सीट बनाने की बात वहीं से उठी है, जो आज भी चल रही है। आज भी हम यूएनएससी के परमानेंट मेंबर नहीं है, आज भी हम यूएनएससी के रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज ला रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि चलो P5 रहने ही दो, आप वेटो पावर चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि इंडिया जब जब ऑलमोस्ट कगार पे होता है मेंबर बनने के, तब तक चाइना वेटो पावर यूज कर लेती है अपनी। मतलब कि आपने वो सीरियल्स में देखा होगा, रियलिटी शोज में, कि किसी का एलिमिनेशन हो रहा है तो उन्होंने वेटो पावर यूज कर ली कि आई वुड लाइक टू यूज माय वेटो पावर, तो उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट का आपका एलिमिनेशन ही नहीं होता। इसी तरीके से चाइना के पास, ये P5 कंट्रीज के पास, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास एक पावर है वीटो पावर की। अगर वो अपनी वीटो पावर लास्ट में यूज कर लें, तो वो अच्छी खासी जो चीज आई है प्लेटफॉर्म पे, वो नल हो जाएगी या फिर जीरो हो जाएगी। तो इंडिया अगर बनने के लिए सबने एग्री कर लिया, लेकिन अगर चाइना ने बोल दिया कि नहीं, इंडिया नहीं बनेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, उसने अपनी वेटो पावर यूज कर ली, तो सब कुछ बैक टू जीरो। यही इंडिया के साथ होता है। बट यस, परमानेंट काउंसिल में आपकी बात की ब्रिक्स और G20 जैसी ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि ब्रिक्स आज भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, करंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इज नो मोर ब्रिक्स। ये ऑलरेडी आपकी प्लस में बहुत सारी कंट्रीज आपकी आ चुकी हैं, तो ये अब ब्रिक्स प्लस बन चुका है। तो यस, ब्रिक्स प्लस के लिए भी आप ब्रिक्स प्लस भी देखेंगे, और मनमोहन सिंह जी का भी ब्रिक्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो चांसेस आर देयर कि प्री या मेंस में ब्रिक्स या ब्रिक्स से जुड़ी चीजें डेफिनेटली पूछने के चांसेस थोड़े से हाई आपके हो जाते हैं। एंड इंडिया ऑब्वियसली मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में बहुत बड़ा रोल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट तो नहीं करते थे, लेकिन यस, एक अच्छा खासा स्टैंड तो आपका रहा ही है इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे। रीजनल एरियाज में फिर भी काम कहूँगी कि ज़्यादा रहा है, बट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड नहीं कर पाए जितनी आज हमारे सरकार की है। बट हमने यहाँ पे भी बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है, पॉलिसीज है, उन्हें इशू करने की बात उनके रेज की हमने, और अपना कंसर्न तो हमने रेज करने से पहले पीछे तो कभी वैसे हटे ही नहीं।
अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री आती है एक्सटेंडेड नेबर में से, कि हमारे भाई कुछ एक्सटेंडेड नेबर्स में भी रीजनल पावर थे, और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, दैट इज जापान। देखिए, शिंजो आबे के साथ जो मनमोहन सिंह जी के रिलेशनशिप है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप माने जाते हैं। 2004 के आसपास सुनामी आई थी, और सुनामी में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों को इस एरिया में हेल्प करी थी। और 2007 में शिंजो आबे जो है वो आपके इंडिया आते हैं, मनमोहन सिंह जी से मिलते हैं, और वहीं पे वो सोच लेते हैं मिलने के बाद मनमोहन सिंह जी से कि कहीं ना कहीं वो डिस्कशन भी किया जाता है उनके साथ में, मनमोहन सिंह जी के साथ में, एंड देन दे डिसाइड कि हाँ हम एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करेंगे, दैट इज क्वाड, जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत डिस्प्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन भी है। दैट इज क्वाड्रिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है, जो कि आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करती हैं। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, लेकिन हिडन मेन ऑब्जेक्टिव है टू काउंटर चाइना। तो क्वाड की नींव भी शिंजो आबे ने जो दी थी आपकी, वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मनमोहन सिंह से जो बात हुई और उस टाइम पे जो इन कंट्रीज का मिल के रोल था, देन दे डिसाइडेड कि हाँ हम एक ऑर्गेनाइजेशन अब बनाते हैं जिसका नाम ही क्वाड होगा, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और इन पर्टिकुलर डिजास्टर रेजिलियंस वगैरह में हेल्प आपका करती है। और इसी टाइम पे हमने 2006 में ही, जब मैंने बोला था विजिट किए थे वो, तो हमने इंडिया जापान सीपा अग्रीमेंट साइन किया था, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके तहत इस अग्रीमेंट सीपा, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीपा हमने किस किस कंट्री के साथ आपका इंप्लीमेंट किया है या किस किस कंट्री के साथ साइन किया, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि इंडिया ने कितनी कंट्रीज के साथ सीपा अग्रीमेंट साइन किया है। सीपा इज बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक ट्रेड। हम उसमें टैरिफ्स कम ज्यादा करेंगे या वो सारे थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होंगी, जब हम वो कभी और डिस्कस करेंगे, जब पर्टिकुलरली सीपा अग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, बट दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, और किस तरीके से इकोनॉमिकली आप दोनों कंट्रीज एक दूसरे को थोड़े से लेजर्स देते हो, लिबर्टी देते हो कि आप ट्रेड को बढ़ावा दे सको। तो यहाँ से किया, और बहुत बार जापान तो इनफैक्ट शिंजो आबे का आना और मनमोहन सिंह का जाना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया था, तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे विजिट आपकी वहां पे की थी। जैसे चाइना के साथ था, वैसे ही कहीं ना कहीं रशिया के साथ था, कि हम न्यूट्रलिटी पे मेंटेन कर रहे थे, और हमारा फोकस उस टाइम ये था, यूएसए की तरफ ज्यादा था कि भाई सैंक्शंस हटा दो, हम अपने बाकी चीजों का काम अपने मेंटेन करना शुरू कर दें। तो रशिया के साथ भी रिलेशनशिप एक कंटिन्यूटी बनी रही। जैसे चाइना भी बोला ना चलो चलता है, बस बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, वैसे रशिया के साथ भी किया कि चलो एक कंटिन्यूटी अप्रोच है, ये तो हमारा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है, बीएफएफ है, इससे कोई ज्यादा दिक्कत हमें होने वाली नहीं है। लेकिन हमने डिफेंस और एनर्जी देखी, हमारा लार्जेस्ट सप्लायर ही ऑब्वियसली डिफेंस पर्पज से रशिया है, हम उसके बाद फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया। हालांकि कहीं ना कहीं बीच में इसमें भी डामाडोल आया था, फ्रांस और इजराइल ने कहीं ना ओवरटेक करना शुरू किया। इजराइल आज हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, इसीलिए हम खुल के तो नहीं, बट क्लियरली इंटरनेशनल सिनेरियो पे सबको पता है कि इंडिया इज सपोर्टिंग इजराइल। तो वो चीज हमारे लिए क्यों, क्योंकि हमारे जो पूरा डिफेंस सेगमेंट है, एआई टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर में एआई है, उसके लिए हम लार्जली जो है, जो अपना ट्रेड कर रहे हैं, वो शेयर जो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो हम आपकी कर रहे हैं इजराइल से। बट येस, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे जो डिफेंस और एनर्जी पार्टनर्स थे, हमेशा रशिया ने जितनी भी वॉर रही है, चाहे 90 हम जितने भी कह लें, चाहे वो आपकी बांग्लादेश की 1971 की वॉर हो, या जो पाकिस्तान की जितनी भी वॉर हो, चाइना के साथ भी अगर आप वॉर कहें, रशिया ने हमेशा एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह हमें मदद किया है। लेकिन यूएसए ने हमेशा हमारे जो काउंटर में होते हैं उनको हेल्प किया, हालांकि चाइना के वक्त हम डायरेक्टली नहीं किया, बट यस, चाहे वो बांग्लादेश के टाइम की वॉर हो, चाहे वो पाकिस्तान की वॉर हो, आपका यूएसए ने हमेशा खुल के जिसको सपोर्ट किया है वो हमारे काउंटर राइवलरीज को किया है। लेकिन फिर भी उस वक्त में हम यूएसए के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे थे, और आज भी करते हैं। क्यों? यूएसए का एक इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन वो धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जब वापस ट्रंप आते हैं तो शायद पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो फिर कहीं ना कहीं पलटी मारने वाला है। उस पर भी कभी एक वीडियो बना के बात करेंगे। बट रशिया के साथ हमने एक चलने दिया, सेंट्रल एशिया के हम
रशिया को एक गेटवे देखते हैं सेंट्रल एशिया की टुवर्ड्स, कि हाँ, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये जो तजिकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं, इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में भी हम हेल्प करते हैं। हालाँकि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी चाइना घुस चुका है। क्यों? क्योंकि इन सेंट्रल एशियन कंट्री कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के पास है यूरेनियम, और यूरेनियम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि किसी भी न्यूक्लियर या फिर बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालाँकि चाइना की भी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, दैट इज़ चाइना इज़ रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ये इसका रेयर अर्थ एलिमेंट्स में रिच होना यूएसए के लिए भी एक कंसर्न बना है, और दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो बहुत पावरफुल मिनरल्स होते हैं, और ऐसा नहीं कि वो क्या बोलते हैं कि कम में है। रेयर मतलब ये नहीं कि उनकी कमी है, रेयर मतलब ये होता है कि वो इस सिचुएशन में कि उनको एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन चाइना टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस हो चुका है, तो वो एक्सट्रैक्शन में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आपकी 17 ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, और उसमें अच्छा खासा कॉम्बिनेशन, दुनिया के सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो चाइना के पास है। दैट मीन्स कि खजाने में बैठा हुआ है वो, और उन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। ऑब्वियसली दैट इज डिफरेंट टॉपिक, बट यस, मिडिल ईस्ट में भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि मैंने बोला लुक वेस्ट पॉलिसी उस टाइम पे अरब कंट्रीज के साथ में इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज भी तेल इंपॉर्टेंट है, आज भी हम मिडिल ईस्ट में, हालांकि मिडिल ईस्ट अपने आप को बदल रहा है, पिक्चर बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज भी जो मिडिल ईस्ट जो है उसके लिए उस टाइम पे भी तेल था, आज भी तेल है। तो हमने उस ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को, हमने ऑयल रिच नेशंस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश की, अपने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को मेंटेन किया, ईरान के साथ मेंटेन किया। एंड यस, जो हमने बात की लुक वेस्ट पॉलिसी का, कहीं ना कहीं इसी वक्त पे आपका ग्रूमिंग स्टार्ट की गई थी। इंडियन डायस्पोरा, ये हमेशा से इम्पोर्टेंट है। अभी भी आप देखेंगे कि रेमिटेंसेस जो होते हैं, बाहर से जो भारत में पैसा आता है, जो बाहर से भारतीय भेजते हैं, इंडिया हैज़ एक्सपेक्टेड टू बी द हाईएस्ट। पिछले बार 2 या 3% ग्रोथ थी, इस बार सीधा 5.2 या 3% ग्रोथ है। इतना पैसा बाहर से भारत में आ रहा है, ये अच्छी चीज़ भी है और ये नेगेटिव चीज़ भी है। इस पे भी हम आगे वीडियो बनाएंगे और उस पर बात करेंगे। बट यस, इंडियन डायस्पोरा पे भी मनमोहन सिंह जी ने काम किया, और हमारे करंट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर है, वो तो एकदम ही इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि इंडियन डायस्पोरा हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, नॉट इन आर पॉलिटिक्स बट ऑल्सो ऑन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इसीलिए जब यूएसए में इलेक्शंस होते हैं तो नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं यूएसए, एंड वहाँ पे इंडियंस को कहते हैं कि आप इन्हें वोट कीजिए या इन्हें वोट कीजिए, जिसको हम सपोर्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड आपको इंडियन डायस्पोरा कहीं ना कहीं एक सर्टन अमाउंट में देखने के लिए मिलती है। और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को भी इसका पोटेंशियल जो है, जी की गवर्नमेंट को भी इसका पोटेंशियल समझ में बहुत अच्छे से आ गया था, इसीलिए उन्होंने इंडियन डायस्पोरा, उस टाइम पे भी एक क्रेज था कि ज्यादा लोग यूके यूएसए में ही देखने के लिए मिलते थे। यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गया। आज हम लोग धीरे धीरे अलग देशों में भी जा रहे हैं, कोरियन में जा रहे हैं, जापान में जा रहे हैं। बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज कनाडा का था, अमेरिका का था, यानी कि कनाडा, अमेरिका, अमेरिका का, यूके का, इन कंट्रीज का बहुत ज़्यादा क्रेज था। इसलिए हमने स्पेसिफिकली इन कंट्रीज के साथ फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा देखने के लिए आपने बात की, और इकोनॉमिकल, सोशल, हर तरीके से डेवलपमेंट की, वीज़ा पॉलिसीज को थोड़ा नॉर्मल किया, जो पढ़ने जाना चाह रहे थे कंट्री से वहाँ पे बात की, इंडियन डायस्पोरा के एडमिनिस्ट्रेशन पे बात की, मेक श्योर किया कि इन कंट्रीज में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यस, ये पोटेंशियल को हमने एंगेज आपका उस वक्त में मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इंडियन सिनेमा को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया गया। यही एक इरा, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन सिनेमा का हमेशा से ही यूरोपियन कंट्रीज़ और उसमें एक अलग ही वो सीन और वो सारा रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या आपकी जो कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैं, जिनमें इंडियन सिनेमा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए आज हमारी जो मूवीज़ हैं वो वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है और बहुत अच्छा कमाती है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो समथिंग पीपल टू पीपल कांटेक्ट। और उस टाइम पे भी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी उन्होंने आपका इंडियन मूवीज को बहुत ज़्यादा प्रेज किया था।
इंडियन सिनेमा को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया था, इंटरनेशनली प्रमोट किया था और वो इंडियन डायस्पोरा और इंटरनेशनल रिलेशन में आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस के में रोल प्ले किया था, जिसमें आपकी यूके, यूएसए जैसी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं शामिल थी। दैट्स इट फॉर टुडे। हमारी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जाते-जाते मैं यही कहूँगी कि यस, ही वाज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्राइम मिनिस्टर्स। हालाँकि वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्राइम मिनिस्टर्स, बट इनका रोल चाहे फाइनेंस में हो या कुछ हद तक इंटरनेशनल रिलेशन में हो या सोशल इकोनॉमिक में हो, इंडिविजुअली उनकी क्या पर्सनैलिटी है, शांत रहना उनका स्वभाव था। लेकिन ऐसा उनको क्रिटिसाइज किया गया था कि वो कुछ करते नहीं, बट द ग्राउंड रियलिटी इज दैट कि फाइनेंस से लेके इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन में उस वक्त उन लोग का बहुत बड़ा रोल था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।